ओम नमस्ते जी। साइकोलॉजी की एक क्लास हमने जो पूरी की थी, उसमें दिसंबर 2021 से पहले के जो पीवाईक्यूज थे, उनको हमने एक्सप्लेन किया था। दिसंबर 2021 से आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रश्न में एक लाइन दी है और पूछा है कि ये लाइन किससे रिलेटेड है। स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है। नॉन स्पेसिफिक का अभिप्राय है कि जो शरीर है हमारा, हमारी बॉडी जो है, वो हर प्रकार के स्ट्रेसर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस क्रिएट करने वाली स्थितियां हैं, बीमारी है, डर है, कोई ज्यादा वर्क है, कोई चिंता है, उन सब में सेम वे में रिएक्ट करती है। इसको नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स कहते हैं। कोई कोई भी डिमांड हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये हेंस सीले के द्वारा दी गई थी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस का कहा भी जाता है। तो ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, असामान्य मनोविज्ञान, उसके क्षेत्र में कौन सा रिसर्च मेथड है जो यूज नहीं किया जाता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या उनके क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है, डायग्नोसिस है, उनके संदर्भ में जो साइंटिफिक ब्रांच है आपकी स्टडी की, उसको हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। तो उसमें उस क्षेत्र में कौन से रिसर्च मेथड्स है जो यूज किए जा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल केस स्टडी, ये यूज किया जा सकता है, या तुल्य रूप प्रयोग है, एनालॉग एक्सपेरिमेंट। एनालॉग का मतलब है कि सामान्य व्यक्तियों पर किसी नियंत्रित परिस्थितियों में असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाए, उसको एनालॉग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड ये भी किया जा सकता है कि एक ही व्यक्ति पर हम इंटरवेंशन करके देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके व्यवहार पर क्या नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो हाइपोथेटिकल है, जिसमें कल्पनात्मक पंक्तियों का या विचारों का प्रयोग किया जाता है, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में यूज नहीं होते। हाइपोथेटिकल क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं और हमें नहीं पता है कि अभी क्या थ्योरी हो सकती है, तो हम हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट एज्यूम करते हैं, जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत यूज नहीं किया जाता। तो यही पूछा था कि कौन सा भाग नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड, पहले भी प्रश्न आया था, पिछली क्लास में हमने देखा था, मन का सबसे भीतरी और सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो वहां पे तीन भाग दिए थे सिगमंड फ्रायड ने। सबसे बाहर वाला जो है वो कॉन्शियस है, उससे अंदर का प्री कॉन्शियस है, वो सबसे अंदर का जो हिस्सा है उसको अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। सुपर कॉन्शियस की अवधारणा सिगमंड फ्रायड के द्वारा नहीं दी गई है। तीन ही वहां पे है, द कॉन्शियस, द प्री कॉन्शियस, द अनकॉन्शियस। तो सबसे भीतर का भाग जो बाकी दोनों भागों को प्रभावित करता है, वो अनकॉन्शियस माइंड कहा गया है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे वो आइसबर्ग का एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऊपर की जो पानी की परत है वो कॉन्शियस हो गया, उसके बिल्कुल जस्ट बिलो जो परत होगी वो प्री कॉन्शियस है, और उसके नीचे सारा का सारा जो भाग है समुद्र का, तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। इसलिए इसको लार्जेस्ट कहा है। जो विचार हमारे उभर रहे हैं, वो तो बहुत थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन है हमारे विचारों का, लेकिन जो उसके अंदर बना हुआ हिस्सा जिसको हम नहीं जान पा रहे, वो बहुत बड़ा पोर्शन है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उसमें दबी हुई स्मृतियां हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारे इंस्टिंक्ट्स है, ड्राइव्स है, फियर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारी चीजें। इसलिए उनको सबसे भीतर का और सबसे बड़ा भाग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया के समाधान के लिए कौन सी मेडिसिन या सबसे उचित उपचार कौन सा है। तो जैसे पहले दिया वर्बल साइकोथेरेपी। वर्बल जो साइकोथेरेपी है ये सपोर्टिव थेरेपी में यूज हो सकती है, किसी को बोलने में या वैसा कोई दिक्कत है, लेकिन ये मुख्य नहीं है। देखो, सर्वाधिक उचित उपचार कहाँ है, ये सपोर्ट में है लेकिन मेन नहीं है।
जो वेलियम है आपका साल्ट, जिसमें डायज़ापाम आपका होता है, ये एंजाइटी में या मसल्स को रिलैक्स करने में, ये जो सेडेटिव मेडिसिन होती है नींद आदि लाने के लिए, उसमें यूज किया जाता है। ये भी शिजोफ्रेनिया का मेन नहीं है। जो साइको सोशल थेरेपी है, ये सोशल में काम आती है आपकी, उसमें यूज होंगी, जैसे सोशल फंक्शनिंग में, या कोई आदत छुड़ानी, रिहेबिलिटेशन करना है उसमें। जो क्लोरोप्रोमाजिन है, क्लोरोप्रोमाजिन, ये साल्ट है जो आपका मेन पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया में दिया जाता है। तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, क्योंकि जो शिजोफ्रेनिया इस साइकोसिस टाइप की बीमारी है। साइकोसिस का मतलब होता है जहाँ रियलिटी से पकड़ आपकी हट गई है, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। उन बीमारियों को साइकोटिक डिजीज कहा जाता है, जिसमें शिजोफ्रेनिया है। वो पैरानॉइड का मतलब होता है जहाँ पे रियलिटी से पकड़ थोड़ी हट रही है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, उनको पैरानॉइड कहा जाता है। तो ऐसी बीमारियों में क्लोरोप्रामाजिन दिया जाता है, जिसको एंटी साइकोटिक मेडिसिन कहा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तनाव संबंधी सिर दर्द है, टेंशन है, और टेंशन के बाद में जो हेडेक होता है वो क्यों होता है? तो वो क्यों होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में, तो जो हमारे सिर की मसल्स है, जिसको हम स्काल्प या फोरहेड मसल्स भी कहते हैं, वो लगातार टेंस रहती है। तो उसके लगातार कॉन्ट्रेक्शन के होने के कारण, टाइटनिंग के कारण से हेडेक होने लगता है, एक बंधन सा, जकड़न सी महसूस होती है। उसी को हम हेडेक की फॉर्म में कहते हैं। तो इसका मेन कारण है एक्सटर्नल स्काल्प जो मसल्स हैं, उनके कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये एक सिर दर्द उत्पन्न होता है। एक्सटर्नल जो फेशियल मसल्स है, स्काल्प का मतलब होगा सिर से नीचे वाली माथे की जो मसल्स है, तो वही दर्द होता है। फेशियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से सिर दर्द नहीं होता है। या गर्दन वाले से गर्दन में दर्द होगा, मुख और गर्दन की मांसपेशियों की, उनसे मुख में या गर्दन में दर्द होगा। यहाँ बात चल रही है सिर दर्द की, तो सिर की जो मसल्स है, स्काल्प मसल्स, उनके कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही ये दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोडायनेमिक चिकित्सा जो है, थेरेपी, उसके कौन कौन से भाग हैं? तो साइकोडायनेमिक जो थेरेपी है, उसको हमें समझना चाहिए। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे इमोशनल या बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो किसके कारण से उत्पन्न हो रही है, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स, कि अचेतन मन के संदर्भ में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या बचपन के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जिनको हम रिजोल्व नहीं कर पाए, या आपके अंदर के जो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स हैं, चेंजेस हैं, उनके, इन सब के द्वारा जो आपके प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं, उनकी थेरेपी जो होगी, उसको साइकोथेरेपी या साइकोडायनामिक थेरेपी कहा जाता है। तो इसके कौन कौन से भाग हैं? तो इसके एजम्पशंस के आधार पे ही हम पता लगा पाते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। ये मेन जो सिद्धांत है, ये फ्राइड का सिद्धांत है। क्योंकि फ्राइड क्या कहता है आपका, कि जो पर्सनैलिटी बनती है हमारी, वो ज्यादातर बचपन में ही बन जाती है, अच्छी बुरी बढ़िया। आगे तो वो डेवलप्ड होती है। एक हमने पढ़ा था क्वेश्चन जिसमें डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में पूछा था, उसमें फ्राइड का भी नाम आपका कहा गया था। तो फ्राइड की साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है, वो एक प्रकार की साइकोडायनेमिक थ्योरी के आधार पर कही गई है। इसमें व्यक्ति को फ्री रखने की कोशिश की जाती है, फ्री एसोसिएशन, उसके ड्रीम को एनालिसिस किया जाता है, उसको शांत करने की कोशिश की जाती है। जो कॉग्निटिव भाग है आपका, वो साइकोडायनेमिक के अंतर्गत नहीं आता। ये तो आपके ब्रेन से संबंधित है, जहाँ पे जो थॉट्स हैं हमारे चेंज हो रहे हैं, स्टोर्ट हो रहे हैं, उन पे फोकस किया जाता है। जो जेस्टाल्ट थेरेपी है आपकी, ये फ्रिट्ज पल्स के द्वारा दी गई है। ये एरोन बेक के द्वारा जैसा डेटा मुझे ऑनलाइन मिला, जेस्टाल्ट वाली फ्रिट्ज पल्स के द्वारा है। तो इसमें क्या है, जो प्रेजेंट है उस पे अवेयरनेस, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके साइकोडायनामिक से रिलेटेड नहीं है। फिर डी आया आपका ईगो एनालिसिस, ये आपकी साइकोडायनामिक है। यहाँ पर ईगो को फोकस किया जाता है। मतलब जो ईगो में, जैसे एरिक्सन भी हमने पढ़े थे, एल्फ्रेड एडलर आदि भी शायद आए थे इसमें।
और ईगो एनालिसिस में ईगो को पुश करने की कोशिश की जाती है। ईगो नेगेटिव नहीं है, उसका जो सेल्फ है उसी को ईगो किया, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, फोकस करते हैं, उसकी जो समस्याएं हैं उनको रियलिटी में उनको कोप करने की कोशिश की जाती है इफेक्टिव तरीके से। तो ये भी आपका साइकोडायनामिक के संदर्भ में आता है। तो दो ही ऑप्शन बनेंगे। मल्टी मॉडल जो थेरेपी है ये तो एक सामान्य वैसे लिख ही दिया, इसका इससे कोई संदर्भ ज्यादा नहीं है। इसमें मल्टीपल थेरेपेटिकल अप्रोच को फोकस किया जाता है। तो साइकोडायनामिक में दो बने आपके, फ्रायड और ईगो एनालिसिस जो है एरिक्सन की या एल्फ्रेड एडलर की। तो फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेंटिक मेमोरी के संदर्भ में है। इन मेमोरी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर सिमेंटिक, एपिसोडिक, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव, ये आगे आएंगे। ये किससे एसोसिएटेड है? तो दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट और नॉन एक्सप्लिसिट। तो जो इम्प्लिसिट है मेमोरी वो तो फिजिकल मेमोरी होती है, जो हम फिजिकल डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, जिसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार याद होगी तो याद ही रहती है। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको रिपीट कर करके हमें याद करना होता है, इसके दो भेद होते हैं। एक होती एपिसोडिक और दूसरी होती सिमेंटिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी होती है जो जनरल फैक्ट से, जनरल कॉन्सेप्ट्स, जनरल मीनिंग्स, रूल्स, उनसे रिलेटेड होती है, जो सबके लिए कॉमन है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं। तो वही लिखा था, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फिनोमिना। कोई फिनोमिना मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी इवेंट, उसके संदर्भ में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सब्जेक्टिव एनालिसिस में व्यक्ति की अपनी फीलिंग्स आ जाती है, जो एपिसोडिक की तरफ जा सकता है या अदर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है कि जो फैक्ट है उस फैक्ट को ही परसीव करना जनरली, तो उसको सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। तो ये बी ऑप्शन बनेगा। कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स जो है, ये अवेयरनेस आपकी थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी के संदर्भ में जुड़ जाता है। अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियस फीलिंग्स, ये मेमोरी में ना हो कि किल फील करना है, तो ये किसी और मेमोरी के अंदर नहीं आएगा। ये तो सिंपल एक फीलिंग से जुड़ा हुआ है। फीलिंग्स मेमोरी ना होके जो फैक्ट्स हैं उनके संदर्भ की मेमोरी होती है। और इसमें बहुत सारे मेमोरी प्रोसेस को कंबाइंड किया है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं कहा जा रहा कि सिमेंटिक है या एपिसोडिक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन जो इनके अंदर है वो आपका बी है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फिनोमिना। तो ये ध्यान रखना है कि सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, जैसे कोई फुटबॉल का मैच है, तो फुटबॉल के जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं कि कितने प्लेयर होते हैं, कैसे सर्विस होती है, कौन प्लेयर कहाँ खड़ा होता है, ये सब आपकी सिमेंटिक मेमोरी है, वो जनरल है, वो सब जो भी जानना चाहें जान सकते हैं। और उसके संदर्भ में कि मैंने कितने गोल किए, मैं कैसे कैसे खेला था, वहां पे कौन कौन आया था, किससे मेरी बात हुई थी, क्या क्या बात हुई थी, ये आपके जो मेमोरी है ये एपिसोडिक मेमोरी है, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव अप्रोच को दिखा रही है। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। तो ये दो प्रकार की आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है, एपिसोडिक और सीमेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग इन विच टू मेक यूज ऑफ स्टोर्ड नॉलेज। जो नॉलेज आपके पास पहले से है, जो स्कीम्स, जो विचार आपके पास पहले से हैं, उनको आप यूज करते हैं किसके लिए? टू इंटरप्रेट एंड इनकमिंग न्यू इंफॉर्मेशन। जो नई इंफॉर्मेशन आप परसीव करते हैं उसकी व्याख्या करने, इंटरप्रेट करने। तो ये कौन सी अप्रोच है, क्या प्रोसेस है ये? तो ये है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि पहले हम थिंक करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद परसीव करते हैं न्यू नॉलेज को। तो न्यू नॉलेज की जो परसीविंग है वो डिपेंड करती है हमारे ब्रेन में पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज कि जैसा हमारा पहले का नॉलेज है उसी आधार पे न्यू इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस होगी। सही भी हो सकती है, मतलब एक ही घटना है, किसी के अंदर नेगेटिव प्रभाव डालती है, किसी में पॉजिटिव प्रभाव डालती है, किसी को प्रेरित करती है, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि घटना सेम है, व्यक्ति अलग अलग है। तो उन दोनों, उन अलग अलग व्यक्तियों में क्यों अलग अलग प्रभाव पड़ा? क्योंकि उनका जो स्टोर्ड नॉलेज है वो अलग अलग है। तो वो स्टोर्ड नॉलेज, उनकी जो प्रोसेसिंग वो अलग अलग कर रहा है। तो इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। और जो बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या है कि पहले देखते हैं, परसीव कर लेते हैं विचार को, वो ब्रेन में पहुंच जाता है, फिर उस पर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो
सेंसिस से ग्रहण करके उसके ऊपर बाद में विचार करना, ये बॉटम अप प्रोसेसिंग है। इसमें सेंसरी डेटा से हम स्टार्टिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे चिंतन के माध्यम से हायर स्टेजेस जो है कॉग्निटिव की वहां तक पहुंचती है, अप की तरफ जा रहे हैं, ये बॉटम अप है। सेंसरी मोटर जो प्रोसेसिंग है वो सिंपल एक वर्ड है, जहाँ पे सेंसरी जो है आंखें, आंख, नाक, कान आदि, उनके माध्यम से हम किसी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो इसमें कोई स्टोर्ड नॉलेज का यूज नहीं होता, बस सेंसरी इंफॉर्मेशन है। और जो परसेप्शन रेस्पॉन्स है आपका, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस वैसे ही इन्होंने यूज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये तीन टेक्निकल टर्म थे, और जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उसके लिए बेटर ऑप्शन था आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन कार्ल यंग से है आपका कि उन्होंने किन मानसिक क्रियाओं पर बल दिया है। तो कार्ल युंग ने 4 प्रकार की साइकोलॉजिकल फंक्शंस बताए हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक है सेंसेशन, दूसरा है इंट्यूशन, फिर दो अलग से है थिंकिंग और फीलिंग। ऐसे करके 4 है। तो सेंसेशन में तो हो गया कि सेंसेस के द्वारा बाहर की वस्तुओं को जानना कि वे क्या है, जिसमें व्यक्ति जो है बाहर के जो फैक्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, प्रेजेंट की जो चीजें दिख रही हैं, उनको जानने का प्रयास करता है, जो भी जैसे दिख रहा है। इंट्यूशन के अंदर होता है कि इनका जो सेंसेस से चीजें अर्थ नहीं दिख रही है, उनका इंट्यूशनली बोध उत्पन्न करना, सहज, इसको सहज बोध भी बोलते हैं इंट्यूशन को। देखिए, संवेदना और सहज बोध, संवेदना तो होगी सेंसेशन, सहज बोध हो गया इंट्यूशन। तो इंट्यूशन में छिपे हुए संबंध जो भी प्रकट फॉर्म में नहीं दिख रहा है, संभावनाएं या कोई भविष्य की बातें, कोई प्रतीकात्मक अर्थ उसका, इस प्रकार की जो भावनाएं इंट्यूशनली आ रही हैं, उनको इंट्यूशन कहा जाएगा, सहज बोध। थिंकिंग में लॉजिकल विचार आपके आते हैं, तार्किक रूप से विचार करना, कि कोई वस्तु सामने आई, उसका निर्णय ले रहे हैं हम तर्क वितर्क करके, एनालिसिस करके, लाभ हानि का विचार करके, ये थिंकिंग हो गई। और फीलिंग है, इसमें मेरे और दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उसकी वैल्यू को देखना कि ये कितनी मूल्यवान वस्तु है, क्या उपयोगिता हो सकती है, या मेरे या किसी दूसरे की फीलिंग को प्रभावित तो नहीं करेगी, उसको फीलिंग कहा जाता है। तो इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो 2 है फंक्शन, वे परसीविंग फंक्शन है, कि हम सूचनाओं को किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं, वस्तुओं को। और ये जो 2 हैं आपके, ये जजिंग फंक्शन है, जो जज करते हैं वस्तु को। तो 4 हो गए। तो इसमें ऑप्शन अगर हम बनाएंगे तो एक हो गया चिंतन और भावना, ये चिंतन थिंकिंग, भावना फीलिंग, और संवेदना और सहज में। बाकी चीजें कोई और है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है। तो जब ग्रुपिंग करेंगे तो ए और ई, ये ऑप्शन बनेगा। सॉरी, ए और डी, ए और डी ऑप्शन बनेगा, ना कि ई, ए और डी। अगला है इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी है। तो मैंने ऊपर बताया था आपका कि 2 तरह की मेमोरी है मोटी मोटी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के 2 भेद हमने किए थे, सिमेंटिक और एपिसोडिक। इम्प्लिसिट बताया था जो फिजिकल मेमोरी होती है आपकी, किसी वस्तु को जो हम कर करके देखते हैं, साइकिल चलाना, हाँ, ये कोई मशीन का काम करना, या कोई मिस्त्री का या कला का काम करना, ये सब आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। तो इनको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। और डिक्लेरेटिव मेमोरी में कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट, दोनों ही आ जाएंगे, एपिसोडिक भी सिमेंटिक भी। वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको वर्किंग मेमोरी। और सेंसरी मेमोरी होती है जो सेंसिस के द्वारा, आंखों से देखना, कानों से सुनना। इसमें ज्यादातर 2 भेद आते हैं, आइकोनिक और इकोइक। जो आंखों से देखी जा रही है वो आइकोनिक हो गई, जो कानों से सुनी जा रही है आपकी वो इकोइक मेमोरी होगी। इनसे भी प्रश्न आते हैं सेंसरी से, आइकोनिक और इकोइक से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप विद द पीपल एंड नॉट हैव इंटरेस्ट इन दीज रिलेशंस, कि वो पर्सन्स जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों के साथ में
नॉट एबल टू मेंटेन, उसको मेंटेन करने में एबल, योग्य नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उन रिलेशन को बनाए रखने में, अर्थात वो अकेले रहना चाहते हैं, अर्थात उनमें कोई सोशल स्किल्स को वो लैक करते हैं। ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बताया जा रहा है? तो यहाँ 4 टाइप दिए हैं। तो जो पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं रिलेशनशिप बनाऊं, और यहाँ पे क्या कहा था कि इंटरेस्ट ही नहीं है, वहाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन पैरानॉइड पर्सनैलिटी में क्या होगा, जो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर दिया आपका, उसमें वो सस्पिशियस होता है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता, संदेह बना रहता है, इस कारण से वो मेंटेन नहीं कर पाता, उसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी कहते हैं। और हमारा जो है वो शिजोइड पर्सनैलिटी है। शिजोइड में क्या होता है, उसके इच्छा ही नहीं है कि मैं कोई सोशल रिलेशनशिप रखूं, वो अकेला रहना पसंद करता है, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करता है, मित्र बनाने की कोई डिजायर नहीं है, किसी से रिलेशनशिप की कोई डिजायर नहीं है, समाज से बचा रहना चाहता है। वही भाव है जो है प्रश्न में दिया गया, सेकंड हमारा ठीक होगा। एंटी सोशल है कि समाज में जो चल रही चीजें हैं उनको रिगार्ड नहीं करता, वो उनके प्रति इम्पल्सिव होता है, एग्रेसिव होता है, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। और बॉर्डर लाइन में, कि बॉर्डर पे है वो इमोशनल अनस्टेबल है, कभी भी संबंध खराब हो सकता है, उसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, उसके आधार पे जो बेटर ऑप्शन है हम, वो सेकंड होगा, शिजवाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट आपका, इन विच ईयर अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी है स्टेब्लिश की गई थी। तो इसका पर्पस क्या था, जो टीचर्स हैं या प्रैक्टिशनर हैं साइकोलॉजी के, उनको मजबूत करना। तो ये 1988 में थी आपकी, सॉरी 1988 में ये आपकी हुई थी। और इसका जो पहले नाम था वो तो यही था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। अभी जो नाम है इसका, एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस, एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल, ये सेम, और यहाँ पे सोसाइटी ना होके साइंस वर्ड है, काम वही है, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके टीचर्स वो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको मजबूत करने का काम ये करती है। 1988 में हुई थी ये स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेस्टाल्ट अप्रोच है इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट, वो किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है? तो जेस्टाल्ट का मतलब था संपूर्णता। तो ये जो अप्रोच है आपकी, जिसको हम जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, इसमें कई साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको मतलब बनाया था। उसमें मैक्स बर्थमीर थे, वोल्फगैंग कोहलर थे, कर्ट कोफका थे। तो इन्होंने इस अप्रोच को बताया, और किस चीज को समझने के लिए, थ्योरी ऑफ परसेप्शन, कि जो हम परसीव करते हैं उसको हम होल में करते हैं। होल मतलब जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट का मतलब ही होल होता है, होल में करते हैं, कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो होल है वो ज्यादा अच्छा होता है उसके पार्ट्स को देखो फिर उसका सम करो, इसकी अपेक्षा कि हम जब परसीविंग करें ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको पूरे होल में ही करें, न कि उसके अलग अलग पार्ट्स की फॉर्म में। तो जैसे एग्जांपल्स में हम समझना चाहें, तो जब हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हम कंप्लीट फेस देखते हैं, अलग अलग आई नोज माउथ देख के, फिर माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करके तब उसके चेहरों को पहचानते, ऐसा नहीं होता। पूरा कंप्लीट फेस ये जो एक बार में परसीव किया जाता है। तो अगर हम अलग अलग एक एक अंग को देख के उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम उसके चेहरे को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इसी अप्रोच को कहा जाता है जेस्टाल्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है आपका, ये भी सिंपल है, हमने पढ़ा है। जैसे इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है आपका, तो डी का 4 हो जाएगा। और जो स्किनर है उसकी ओपरेंट कंडीशनिंग है, जो थॉर्नलाइक आपकी उसकी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है। वोल्फगैंग कोहलर जो चिंपैंजी वाला हमने देखा था एक बॉक्स में, वो एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टिक एंड बॉक्स प्रॉब्लम है, कि एक बॉक्स है या स्टिक है उसका हम यूज करता है बाहर, जैसे मैंने क्लास में बताया था, ऊपर केले या कोई भी खाने की वस्तु है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो इसमें थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म जो है, कनेक्शन को आप एसोसिएशन भी कह सकते हैं। बिहेवियरिज्म को जब हमने पढ़ा था तो मैंने स्पष्ट किया था
कि बिहेवियरिज्म मूलतः किस पे डिपेंड करता है? एसोसिएशन, जुड़ाव। कि वो उदाहरण था ना, थॉर्नडाइक का एक केज था, उसमें हमने एक बिल्ली को बंद कर दिया था, बाहर एक खाने की वस्तु थी, उसको लीवर पुश करके बाहर आके वो खाने की वस्तु प्राप्त करनी थी। तो वहां पर हमने क्या किया? एसोसिएशन किया, कनेक्शन किया। किसका? एक हंग्री कैट थी और साथ में एक फूड था जो उस बॉक्स के आउटसाइड में हमने रखा था। उन दोनों के कनेक्शन से हम सिखा पाए कि लीवर पुश करने से ये गेट ओपन होगा और आप ये खाना खा सकते हैं। इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा जाता है। तो इस आधार पे ऑप्शन बनेगा डी। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, जून 2024 का। जैसे हेलुसिनेशन होता है कि बिना किसी स्टिमुलस के हम परसेप्शन कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि सामने कोई वस्तु नहीं है फिर भी हमें दिखाई दे रही है, आवाजें सुनाई दे रही है जबकि कोई आवाज सामने नहीं है। तो ए का टू होता है। तो इसमें चीजें होती नहीं है लेकिन उसके बिना भी हमें वे चीजें सुनी या देखी जाती है। इल्यूजन में क्या होता है? वास्तव में कोई वस्तु है लेकिन वो गलत रूप में दिख रहा है, जैसे रस्सी है हमें सांप दिख रहा है या कोई और वस्तु है कुछ और दिखाई दे रही है। तो यह है फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। और डिल्यूजन क्या होता है? ये बिलीफ होता, फॉल्स बिलीफ, कि कुछ ऐसा विश्वास जो वास्तव में ठीक नहीं है, कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये ऐसा ऐसा। तो किसी व्यक्ति के बारे में गलत विश्वास कर लेना। तो याद रखना कि डिल्यूजन किससे रिलेटेड होता है? बिलीफ से। लिखो बिलीफ सही ना हो के फॉल्स होता है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है यूनिपोलर डिसऑर्डर। एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जहां हम दो दिशाओं में जा रहे हैं, दो पोल की तरफ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं या बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, यह बाइपोलर। यूनिपोलर में एक ही तरफ जाते हैं हम डिप्रेशन में ही रहते हैं। हम कभी डिप्रेशन में और कभी बहुत खुशी में, तो वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर ना होकर बाइपोलर कहलाएगा। और जब हम एक डिप्रेशन के अंदर ही लगातार बने रहते हैं, बार बार वही आता है, उसको यूनिपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो डी का फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से पूछा गया है, इसका सीक्वेंस। तो फर्स्ट लेवल पे जो आती है वो फिजिकल नीड्स आती है, तो ये फर्स्ट होगा। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती है, सेफ्टी नीड्स ऑफ सेफ्टी, ये दूसरा होगा। थर्ड नंबर पे आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स, वो बी वाला, ये थर्ड नंबर पे होगा। फिर आता है आपका नीड्स फॉर रेस्पेक्ट, आपका एस्टीम नीड्स जिसको हम कहते हैं फोर्थ पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो फिफ्थ नंबर पे आता है, तो ये सी आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन पूछिए आपकी। तो हु अमंग द फॉलोइंग सेड कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट मिराक्युलस थिंग ऑफ क्रिएशन, इट्स डेप्थ एंड परवेजिवनेस नोज नो लिमिट। कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो इस क्रिएशन की, सृष्टि की सबसे मिराक्युलस, अद्भुत चीज है। इसकी गहराई और इसकी व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। तो कथन किसका है? ऐसा डायरेक्ट तो मुझे मिला नहीं है, जो ऑप्शन स्वीकार किया गया आपका डॉक्टर डेविड फ्रॉले, तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट फैक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ इमोशंस इज, इमोशंस का जो प्रिंसिपल है किन्होंने दिया था? तो इसमें एक तो जेम्स लेंज प्रिंसिपल है आपका, विलियम जेम्स एक व्यक्ति है और कार्ल लेंज एक व्यक्ति है। उन्होंने इमोशंस कैसे डेवलप होता है उसको बताया, पहला ये हो गया। और कैनन वार्ड ये भी थे आपके, कैनन अलग व्यक्ति है आपके, इनका नाम था वाल्टर कैनन और फिलिप वार्ड। इन्होंने भी इमोशंस के प्रिंसिपल को बताया, इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो फैक्ट है ये, इसकी आप अलग से थ्योरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आगे ग्रुपिंग बनाई हुई है, तो दोनों की ग्रुपिंग आपको रखनी है, वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी से है। पहले भी क्वेश्चन नॉन डेक्लेरेटिव का आया था, इस बार डेक्लेरेटिव का आ गया। तो जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो नॉन डिक्लेरेटिव है, जो एक्सप्लिसिट है वो डेक्लेरेटिव है। और उसी के दो भेद थे जो हमने पहले पढ़े थे, सिमेंटिक और एपिसोडिक। आइकोनिक और इकोइक जो मेमोरी है ये सेंसरी मेमोरी के भेद है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ये अलग है। तो डेक्लेरेटिव के अंदर एपिसोडिक और सिमेंटिक, ए बी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव बर्थ टू पर्सनल साइकोलॉजी? पर्सनल साइकोलॉजी को किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? पर्सनल को इंडिविजुअल साइकोलॉजी, हमने क्लास में पढ़ा था इसको विस्तार से। ये एल्फ्रेड एडलर के द्वारा प्रतिपादित की गई है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अलग अलग व्यक्ति के स्टाइल के आधार पर डेवलप किया जाता है, कंपनसेशन के आधार पर डेवलप किया जाता है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, वो आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम ड्रीम इज द हाईवे ऑफ अनकॉन्शियस? कि किसके अनुसार स्वप्न को अनकॉन्शियस का मार्ग कहा है? तो फ्राइड ने कहा कि फ्राइड का ही सिद्धांत है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो वैसा मानते हैं कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, कि जो ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस जो इच्छाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको रिवील करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या है हमारे अंदर जो छिपा हुआ है। अर्थात जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ उसी की कुछ कुछ अभिव्यक्ति ड्रीम्स में होती है। यदि उसको एनालाइज किया जाए तो हम अपने अंदर के अनकॉन्शियस माइंड के बारे में काफी हद तक पता कर सकते हैं, जो छिपी हुई चीजें हैं। ये फ्राइड की पंक्ति थी आपकी, उनका सिद्धांत था। नेक्स्ट है कि भ्रांति दर्शन से संबंधित रोग बताया गया। भ्रांति दर्शन वही है कि जो चीजें वास्तव में है उसको वैसा न जान के गलत जानते, उसको भ्रांति दर्शन कहा जाता है। जो एक प्रकार की उन्माद की स्थिति है, उन्माद मतलब साइकोसिस लाइक कंडीशन है, जहाँ ब्रेन प्रॉपरली रियल में दिख रही चीजों को परसीव नहीं कर पाता है। और इस उन्माद का कारण जो है वो माना जाता है कि वात है, वात के प्रभावित होने से ब्रेन की वर्किंग प्रभावित होती है। तो तनाव या अवसाद मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन या इंसोम्निया, ये भ्रांति दर्शन के कारण होने वाले रोग नहीं है। जो संबंधित रोग है भ्रांति दर्शन का, वो आपका साइकोसिस टाइप के रोग है, जो कि वात के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के प्रकार जिनकी फ्रीडमैन और रोसनमैन, मियर फ्रीडमैन, रे रोसनमैन, इन्होंने हार्ट के ऊपर एक रिसर्च की थी, कोरोनरी हार्ट जो डिजीज होती है, और उनके आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया। तो उन्होंने दो टाइप व्यक्तित्व के बताए, एक टाइप ए पर्सनैलिटी, एक टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए वाले में एग्रेसिव व्यक्ति थे, कॉम्पिटिटिव थे, इम्पेशेंट थे, धैर्य नहीं था, बहुत ज्यादा एक्टिव से रहते थे, एम्बिशियस थे, स्ट्रेस से प्रभावित होते थे। तो उनको उन्होंने माना टाइप ए में कि इनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस तरह के वो व्यक्ति को टाइप ए कहा। टाइप बी में वे लिए जो शांत रहते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है, धैर्य है, स्ट्रेस नहीं रहता, मतलब उनके अपोजिट आप मान लीजिए, वे टाइप बी है। इनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम है या कम पाई गई उन व्यक्तियों में। तो हार्ट के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पर्सनैलिटी को दो भागों में डिवाइड किया, टाइप ए और टाइप बी। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये कार्ल युंग की थी, पिकनिक एस्थेनिक आदि थी, ये क्रैशमर के थे। एंडोमोर्फ, मिजोमोर्फ, एक्टोमोर्फ ये शेल्डन के थे। इनके क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना का जो जैविक घटक या जो id है उसके क्या सिम्टम्स हैं? हमने फ्रायड के तीन पढ़े थे, id, ईगो, सुपर ईगो। इसकी व्याख्या भी हमने देखी थी क्लास में। id का जो है ये प्लेजर के सिद्धांत पे काम करता, आनंद के। और जैसे हमने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पढ़ा था, तो इनका जो संबंध है वो अनकॉन्शियस से है, कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं जो बनी हुई हैं। उनमें से कुछ कुछ इच्छाएं जो कॉन्शियस माइंड पर प्रकट रूप में आती है, लेकिन ज्यादातर इच्छाएं आपकी अभी भी छिपी हुई फॉर्म में है। तो इसको अनकॉन्शियस जोड़ते हैं। तो आनंद सिद्धांत पर निर्धारित होता है पहला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। और ये पूर्णतः अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन है जो id से जुड़ता है। बाकी जैसे नैतिक शाखा वाला जो ऑप्शन है ये सुपर ईगो से, क्योंकि सुपर ईगो वाले लेवल पर आपका एथिक्स काम करते हैं, कि किसी भी काम को केवल डिजायर के आधार पे काम नहीं करता, ये देखता है कि ये एथिकली ठीक है या नहीं है। जो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये ईगो से संबंधित है। ईगो था आपका, कि जो रियलिटी है सोशल की उसके आधार पर वो काम करता है। कार्यपालक शाखा के रूप में मान्य है, ये भी आपके ईगो से रिलेटेड है। तो प्रश्न में तो ईद के बारे में पूछा था, तो ईद के लिए दो ऑप्शन बनेंगे आपके, ई, ए और ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SOR जो मॉडल है साइकोलॉजी का, उसके फाउंडर कौन है? तो हमने एक मॉडल तो पढ़ा था स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, जहाँ पे हम किसी स्टिमुलाई या उद्दीपक के प्रभाव में आकर कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करते हैं, उसको SR मॉडल कहा जाता है, जिसमें इवान पेवलोव इत्यादि साइंटिस्ट हैं। तो ये जो SOR मॉडल है, ये RS वुडवर्थ ने दिया था। तो वुडवर्थ ने कहा कि हम किसी भी स्टिमुलाई के आने पर बिना किसी प्रभाव के रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, उसमें कोई ना कोई इंटरनल रेस्पॉन्स चलता, ऑटोमेटिक नहीं होता रेस्पॉन्स। तो वो इंटरनल प्रोसेस को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब मेंटल प्रोसेस, कि कोई भी उद्दीपक आपके सामने आया, उस उद्दीपक को देख के फिर मेंटल प्रोसेस ब्रेन के अंदर चलेगा, फीलिंग आएगी, आपकी थिंकिंग आएगी, उसके बाद रेस्पॉन्स होगा। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स नहीं होता कि स्टिमुलस आने पर एकदम से रेस्पॉन्स हो जाए। तो पहले SR मॉडल में कुछ न्यूनता देखकर ही वुडवर्थ ने ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर ऐड ऑन किया। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो इस क्लास में हमने साइकोलॉजी के जो PYQs थे उसको पूरा किया। इसके आगे के जो PYQs हैं, वो हमने फुल पेपर में कराए हैं, अलग से साइकोलॉजी के नहीं करा रखे। जून 2025 और दिसंबर 2025 की वीडियोस हैं, वो अपने एकेडमी के चैनल पे आप देख लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं इसमें। ओम शम।